समीरा, कल आपने केस 2 समझ लिया था? सर लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, लाइट चली गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा समझ नहीं सकी। ठीक है। और हुमा, ये आपकी पहली क्लास है। क्यों भाई? हुमा, बेटा केस 2 का पहले शॉर्ट रिव्यू करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। When one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface। ठीक है, ये केस 2 है। केस 1 कल समझा दिया था। तो केस 2 के अंदर भी तकरीबन तकरीबन वर्किंग सेम है, बस फॉर्मूले में चेंजेस आएगी एक्सेलरेशन और टेंशन के। क्योंकि इस केस के अंदर आपके पास दो बॉडीज होंगी, एक बॉडी का मास m2 और दूसरी का मास m1। एज यूजुअल पहले वाले केस की तरह m1 जो है वो हैंग होगा वर्टिकली, बट m2 जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लाए हुआ है। सही है, रखा हुआ है। और जैसा कि इस फिगर में नजर आ रहा है कि m1 जो है का मास यानी बॉडी ए जो है वो कनेक्टेड है बॉडी बी के साथ, यानी कि अगर बॉडी ए में मूवमेंट होती है तो उसका असर बॉडी बी पर भी होगा उस मूवमेंट का। अब क्योंकि बॉडी ए का मास m1 जो है वो ज्यादा है, इस वजह से वो नीचे की तरफ कर रही जो है वो हैंग हुई हुई है और टेंशन ऊपर की तरफ आ रही है। लेकिन वेट जो है वो टेंशन से ज्यादा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे m1g इज ग्रेटर देन t, यानी कि वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम बात करें तो ये आपकी हो जाएगी डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स यानी कि F1 इज इक्वल टू बराबर हो जाएगी m1g माइनस टी। सही है, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम देखें तो फोर्स बराबर होती है ma के, तो F की जगह आ जाएगा m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ठीक है, m1g माइनस टी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब अगर हम बॉडी बी की बात करें, कंसिडर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडी बी, तो बॉडी बी के अंदर ये आपका मास है। ठीक है, यहाँ पर दो किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन टेबल होने की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहेगा। और एक उसका रिएक्शन, क्योंकि जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होगा। तो एक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि उस बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है, और रिएक्शन क्या है, जो बॉडी ने अपने आप को ऊपर मेंटेन रखा हुआ है, वो उसका रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर वही बात बोली हुई है, देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। द रिएक्शन आर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी विच एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, और बॉडी का अपना रिएक्शन जो कि ऊपर की तरफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। Since there is no the tension T in the string which is act horizontally towards the pulley, और तीसरी फोर्स वो टेंशन है, ठीक है, जो कि यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर जनरेट हो रही है। Since there is no motion of body B in the vertical direction is equal and opposite, that is R is equal to mg। अब देखें, इस बॉडी बी के अंदर किसी भी किस्म का मोशन नहीं हो रहा, ये कॉन्स्टेंटली जो है वो एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लाई की हुई है। सही है, लाई हुई हुई है। तो इस वजह से रिएक्शन जो होगा वो आपका वेट के बराबर होगा, यानी रिएक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू या फिर रिएक्शन इज इक्वल टू m2g, जो वेट का फार्मूला है। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि फोर्स और टेंशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी में किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं है, बॉडी कॉन्स्टेंटली जो है वो रखी हुई है। ठीक है, और सारी मूवमेंट बॉडी ए में है। तो इस वजह से ना तो टेंशन ज्यादा है ना तो वेट, तो लिहाजा फोर्स और टेंशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे।
Since the body B is moving with acceleration a, therefore the Newton's second law of motion, according to the second law of motion, F बराबर होता है m2a के। वैसे तो F ma के बराबर होता है, अब बॉडी B की बात हो रही है तो m2 हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा m2a के। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें, जो कि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, उन दोनों को कंबाइन किया जाए तो यहां से ये इक्वेशन 1 m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी लिख दिया, और यहां पर इक्वेशन नंबर 2 m2a इज इक्वल टू टी। अब m1a और m2a ये आपस में ऐड होंगे, तो m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी प्लस टी, क्योंकि ये वाला माइनस टी और ये वाला प्लस टी आपस में ऐड होंगे, माइनस टी प्लस टी। एक्सेलरेशन यहाँ पर हमने कॉमन ले ली, m1 प्लस m2 आ गया, और यहाँ पर हमने माइनस टी से t कैंसिल किया, क्या आ गया m1g। अब m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां ऑपोजिट साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और a इज इक्वल टू m1, अब यहाँ पर m1 अपॉन m1 प्लस m2 को हमने एक ही ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ पर आ गया आपका g ग्रेविटी। अब एक्सप्रेशन फॉर टेंशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट, ये आपकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल आया। अब अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो टेंशन बराबर हो जाएगी m2, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो टेंशन बराबर हो जाएगी आपके m2 और ब्रैकेट में रखेगी ना माइक बंद रखेगी ना आपने, तो m2 और यहाँ पर बराबर हो जाएगी आपकी m1g m1 प्लस m2। देखिए बेसिकली बेटा ये जो टेंशन का फॉर्मूला है, टेंशन का फॉर्मूला इक्वेशन 2 में देखें तो क्या है m2a, सही है। अब a की वैल्यू आपने निकाल दी है, तो उसी a की वैल्यू को एज इट इज आप m2 के साथ पुट कर देंगे a की जगह पर, तो m2 और m1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, m1 m2g हो जाएगा और m1 प्लस m2 हो जाएगा, और फाइनली जो है m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये आ गया। ठीक है, और g को हमने ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अब ये बताएं बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? क्लास नो सर, क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, फिर लेक्चर नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, लेक्चर 4 आपका फ्रिक्शन, सही है। देखें बेटा फ्रिक्शन के अंदर ये आपका इसके अंदर लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं होंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो है वो आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे, टॉपिक लेंदी है। फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन? व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस of another body, then the opposing force is produced and this opposing force is called force of friction। देखिए बेटा, एक बॉडी जब किसी दूसरी बॉडी के ऊपर दूसरे सरफेस पर जो है वो मूव करती है, जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ मूव करती है तो इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि उस बॉडी की मूवमेंट को करने में थोड़ा सा मुश्किल पैदा करती है। ऑपोजिंग फोर्स होती है बेसिकली जो कि इस दूसरी बॉडी की मूवमेंट को जनरेट होने में मदद जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, उर्दू में अगर हम बोलें तो फ्रिक्शन यानी कि रुकावट, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब फॉर एग्जांपल जब हम किसी ग्राउंड पर वॉक करते हैं, सही है, तो हमारे वॉक करने में जो बॉडी है, सही है, जब हम ग्राउंड पर जो है अपने पाँव को रब करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ग्राउंड से भी एक फोर्स जनरेट होगी जो कि हमारी मूवमेंट को रोकेगी, तो वो कहलाएगी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन का होना
बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगा तो हमारे लिए कोई भी काम करना काफी मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा ऑयल गिरा हुआ है। अब अगर हम वहां पर चलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, पाँव बार बार स्लिप होते हैं, क्योंकि वो सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होती है और बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस के ऊपर चलना पॉसिबल नहीं होता इजीली। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता। इसी तरह कोई आइस क्यूब्स हैं, बर्फ की सिल्स हैं बड़ी बड़ी, वहां पर चलना पॉसिबल नहीं होगा या बहुत मुश्किल होगी। क्यों? बार बार स्लिप होंगे। उसकी वजह कि फ्रिक्शन फोर्स वहां पर मौजूद नहीं है, और जब फ्रिक्शन मौजूद नहीं है या फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम है तो इसकी वजह से चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी का ऑपोजिट भी है कि अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है किसी जगह पर, तब भी हमारे लिए मूव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक रॉकी एरियाज जहां पर बहुत ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं, पहाड़ हैं, तो वहां पर चलना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। रेगिस्तान जहां पर सैंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन दैट केस फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के होने की वजह से भी हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो थकन जल्दी होगी। ठीक है, अगर नॉर्मल ग्राउंड में आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इजिली चल सकते हैं, तो एक रॉकी एरिया के अंदर आपसे हाफ किलोमीटर भी नहीं चला जाएगा। ठीक है, सांस जल्दी फूलेगी, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन का अपनी लिमिटेड क्वांटिटी में होना जरूरी है। कम होना या ज्यादा होना दोनों ही जो है वो नुकसानदेह है मूवमेंट के लिए। अब एक एक्सप्लेनेशन इसकी एग्जांपल देकर है। सपोज अ वुडन ब्लॉक इज प्लेस ऑन अ टेबल एंड अ स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड ऑन इट। इफ वी अप्लाई अ वेरी स्मॉल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F by pulling the spring gradually and increase it, we observe that the block does not move until the applied force has reached to a critical value. लेकिन वही बात है कि अगर हम एक ब्लॉक को एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ जो है वो अटैच करें और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता फोर्स लगाना शुरू करें स्प्रिंग के ऊपर, तो ब्लॉक मूव नहीं होगा अनटिल हम इतनी फोर्स ना लगा लें कि ब्लॉक जो कि ब्लॉक की मूवमेंट के लिए आसान हो। तो ब्लॉक किसी भी ब्लॉक को मूव होने से जो चीज रोकेगी, ठीक है, वो कहलाएगी आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन। यहां तक क्लियर है बात? देखिए बेटा, अब इसके बाद है फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जिसके ऊपर फ्रिक्शन आपका डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन which acts upon the body in upward direction and against the weight of the body sliding on the surface. देखें बेसिकली जैसे अभी आपको बताया था कि अभी हमने केस 2 भी पढ़ा था जिसमें एक ब्लॉक जो है ऑपोजिट जो है एक टेबल के ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, केस 2 के अंदर तो देखें फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लॉक है, कोई भी बुक है, ठीक है, एक बुक की एग्जांपल ले लेते हैं। एक बुक टेबल पर रखी हुई है, सही है, तो उस बुक को नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रही है और ऊपर से बुक का अपना रिएक्शन है जो कि उसको नीचे गिरने से रोक रहा है विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है, तो वो जो बुक का अपना रिएक्शन है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो रिएक्शन कहलाता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम फिजिक्स में नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के, which acts upon the body in upward direction against the weight of the body sliding on the surface. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के, जो कि जो है नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जो कि बॉडी में अपवर्ड डायरेक्शन से फोर्स जनरेट हो रही है, सही है। और फ्रिक्शन जो है, जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जितना बॉडी ज्यादा रेजिस्ट करेगी उसका फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना बॉडी कम रेजिस्ट करेगी उसमें फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। ठीक है, दूसरा नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ द सरफेस की तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको एग्जांपल दी
कि सरफेसिस का नेचर डिपेंड करता है कि उसके अंदर फ्रिक्शन कैसे होगी, कितनी होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयली सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, तो ऐसी सरफेस पर जो है वो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम होती है, ऐसी सरफेस पर चलना मूव करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसी तरह जो है वो आपका रफ सरफेस, जो रॉकी एरियाज हैं, वहां पर जो है वो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी सरफेस पर जो है वो मूव करना जो आपके रॉकी एरियाज हैं वहां पर जो है वो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसी सरफेस में भी मूव करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है नॉर्मल नेचर ऑफ सरफेस कैसी है। और जैसे हम लोग मूव करते हैं नॉर्मल रोड्स वगैरह के ऊपर, हमारे अपने घर का जो फ्लोर होता है, तो वो क्या है, वो नॉर्मल एरियाज हैं जहां पर जो है वो फ्रिक्शन अपनी नॉर्मल रेंज में होती है, जिसकी वजह से हमारे लिए चलना ईजी होता है। ठीक है, तो सरफेस की नेचर भी डिपेंड करती है कि आपकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी या कम होगी। सरफेस जितनी ज्यादा रफ होगी फ्रिक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, और सरफेस जितनी ज्यादा स्मूथ होगी फ्रिक्शन उतनी ही कम होगी। ठीक है, बेटा किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ ले मुझसे। अब नेक्स्ट है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। The coefficient of friction is a number which represent the friction between two surfaces. देखें, दो सरफेसेस के दरमियान जब फ्रिक्शन जनरेट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैन वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, तो इसमें दो सरफेसेस क्या है, एक तो ग्राउंड है और दूसरा इंसान के, जो भी बंदा वॉक कर रहा है ग्राउंड में, उसके अपने फीट हैं। ठीक है, तो उन फीट और ग्राउंड के दरमियान में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, सही है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कहलाती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सही है, कि वो जो फ्रिक्शन को भी हम किसी ना किसी न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ नंबर व्हिच रिप्रेजेंट द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। Between two equal surfaces, the coefficient of friction will be the same. अब इसके अंदर आप लोगों के पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो वही बात है कि दो सरफेसेस के दरमियान जब फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो जब फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा तो वो जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, म्यू से। यहां पर जो है, मैं इसमें करेक्शन कर रहा हूं, ये आपका द सिंबल यूजुअली यूज फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। इस साइन को हम लोग म्यू कहते हैं। ठीक है, और यहां पर इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में लाई करती है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको आपकी 0 से 1 के दरमियान में लाई कर रही होती है, यानी जो भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल्स में भी आपको फाइंड आउट भी करनी होती है, तो ये याद रखिएगा कि उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के दरमियान में आएगी, 1 से अबव नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसकी रेंज होती है। इसका फार्मूला F इज इक्वल टू म्यू आर होता है। ठीक है, और वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, आर इसकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी, और ये जो F है ये आपकी फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगी। अब बेटा नेक्स्ट में टॉपिक है आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, पहले तो इसमें बता दें बेटा, कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को? हाँ भाई, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया कि सब माइक ऑफ करके
अपने कामों में लगे हुए? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा सिर्फ लग रहा है समीरा पढ़ रही है। नो सर। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए एग्जाम में फ्रिक्शन के साथ बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। यानी कि फ्रिक्शन के अंदर आपके टॉपिक में डिफाइन फ्रिक्शन आ सकता है, उसके फैक्टर्स आ सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ सकता है, या अलग अलग स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ सकती हैं। तो ये अलग अलग तरीकों से इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पूरा टॉपिक एक साथ तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, लेकिन वो कुछ पार्ट्स कुछ फ्रैक्शंस दे सकते हैं उसके। तो अब है आपका एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए एडवांटेज क्या है कि फ्रिक्शन के बगैर हम लोग ग्राउंड पर वॉक नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे फूट्स के अंदर जो हमारे शूज हैं उसमें फ्रिक्शन मौजूद होती है, उनकी सरफेसेस इस तरह की बनाई हुई होती हैं जिसमें जो है वो फ्रिक्शन मौजूद होती है उनकी सरफेसेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक बात और जहन में रखें कि जैसे हाँ शूज की बात हो रही है, तो आपके पास दो किस्म के शूज होते हैं, खास तौर पे जो है बॉयज उनकी बता रहा हूँ कि एक तो आपके जो होते हैं वो जॉगर्स या स्नीकर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा एक ऑफिस शूज होते हैं जो कि हम पार्टीज या फिर जो है वो ऑफिस वगैरह में काम के दौरान में पहनते हैं। दोनों में से वॉक करना जो है वो जॉगर्स में या फिर जो स्पोर्ट्स शूज में या स्नीकर्स वगैरह में ज्यादा आसान होती है, क्योंकि अगर आप उनकी सरफेस देखें तो उनकी सरफेस में थ्रेडिंग हुई हुई होती है। थ्रेडिंग का मतलब है अगर उसकी सरफेस देखें तो उस पर कुछ डिजाइन बने हुए नजर आते हैं। वो बेसिकली सिर्फ डिजाइन नहीं होते, बल्कि वो जो चीजें हैं वो इसको हम थ्रेडिंग कहते हैं, और ये हमारी वॉक को आसान बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। यही वजह है कि आप स्नीकर या स्पोर्ट्स शूज पहनकर तो रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है अगर आप ऑफिस शूज पहन के या पार्टी शूज पहनकर जो है वो रनिंग करने की कोशिश करेंगे तो एक तो शूज भी टूट जाएंगे, जल्दी फट जाएंगे, और दूसरा कि हमारे लिए रनिंग करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि उनकी सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है, सही है। उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम जनरेट हुई भी होती है, सही है, जिसकी वजह से जो है वो हमें अपनी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो थ्रेडिंग होती है जूतों में या इवन गाड़ी के टायर्स वगैरह भी अगर आप देखें, बाइक के, गाड़ी के, कार के, तो उनकी टायर्स में भी जो है वो डिजाइन बने हुए होते हैं। तो वो डिजाइन बेसिकली थ्रेडिंग कहलाते हैं, जो कि फ्रिक्शन को नॉर्मल रखने में मदद देते हैं, ठीक है। और एक जो है वो मिनिमम फ्रिक्शन जो सरफेस और बॉडी में होना चाहिए उसको जनरेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अब राइटिंग अ पेंसिल रिक्वायर फ्रिक्शन। अब जैसे यही चीज है कि पेंसिल से लिखना, ये इसके लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आपको कोई पेंसिल पे बहुत सारा ऑयल लगाकर दे दे और बोले कि अब लिख कर दिखाओ, तो आप नहीं लिख सकते, पेंसिल बार बार स्लिप होगी, ठीक है। इसी तरह अ नेल स्टेज इन द वुड ड्यू टू फ्रिक्शन। कील, अगर हम लकड़ी में कील ठोकते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही रुकी रहती है। नट बोल्ट जो होते हैं, यानी स्क्रू और स्क्रूज जो टाइट करते हैं हम लोग दरवाजों के या दूसरी मुख्तलिफ चीजों के, तो इस नट एंड बोल्ट वो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो होल्ड रहते हैं। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इन एनी टाइप ऑफ व्हीकल सच एज कार, बोट और एयरप्लेन, excess friction means that extra fuel must be used to power the vehicle. In other words, fuel or energy is being wasted because of friction. अब वही चीज देखिए बेटा, अब फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसका भी नुकसान है। उसकी वजह यह है कि आपको फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, सही है, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। अब जैसे अगर यही फोर्स अगर कार ऑटोमोबाइल्स में लग रही है, बोट, एयरप्लेन्स, कार, मोटरसाइकिल, अगर आप उसको किसी ऐसी जगह पे लेके चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो कि रॉकी एरिया है, हिली एरिया है, सही है, तो वहां पर एक तो स्पीड भी उसकी कम हो जाएगी क्योंकि उसकी सरफेस बहुत ज्यादा रफ है। दूसरा क्या, एक तो स्पीड कम हो जाएगी सरफेस रफ होने की वजह से, और दूसरा कि आपका फ्यूल भी ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है।
अब इसके बाद the law of conservation of energy states that the amount of energy remain constant, thus the energy that is lost of friction is trying to move an object is really turned into heat energy. अब वही बात कि फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा हीट एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। यानी ये समझ लें आप कि आपकी ऑटोमोबाइल या आपकी गाड़ी उतनी ही ज्यादा हीटअप होगी, ठीक है। अगर हम नॉर्मली जो है इंसानों की बात करें, सर्दियों में अक्सर जब सर्दी लग रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ को आपस में रब करते हैं। यूजुअली जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है, सर्दी ज्यादा लगती है, उससे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों हाथ आपस में रब होने की वजह से फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। जब भी आप वॉक करते हैं तो वॉक करते वक्त क्या आता है, थोड़ा अगर ज्यादा देर वॉक कर रहे हैं तो पसीना आता है, बॉडी हीट अप हो जाती है, ठीक है। गर्मियों में कर रहे हैं तो और ज्यादा आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पाँव और जमीन के दरमियान में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हीट हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है, ठीक है। और अगर आप किसी रफ सरफेस पे वॉक कर रहे हैं, किसी हिली एरिया में वॉक कर रहे हैं, सही है, जहाँ पर माउंटेन्स हैं, जहाँ पर जो है वो आपकी सरफेस बहुत ज्यादा रफ है, पत्थर पड़े हुए, रेत वगैरह मिट्टी ज्यादा है, तो वहां पर आपको फोर्स और ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो आपकी एनर्जी और ज्यादा वेस्ट होगी, ठीक है। तो हीट और ज्यादा जनरेट होगी। फ्रिक्शन की वजह से मशीन्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और फ्रिक्शन की वजह से जो है वो मशीन समटाइम आग भी पकड़ लेती है, सही है। अगर उसके पार्ट्स कंटिन्यूसली रब करे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली रब हो रहे हैं, तो क्या होता है कि रबिंग की वजह से आग जनरेट होती है, फायर जनरेट होती है, तो वो आग पकड़ लेती है, सही है। जैसे पहले के लोग जो है वो आग जलाने के लिए क्या करते थे, दो किस्म के पत्थरों को आपस में एक दूसरे पर रब करते थे, तो पत्थर जो है वो फायर जनरेट कर लिया करते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, सही है। लेकिन वो स्टोन्स भी अलग होते थे, फायर स्टोन्स होते थे वो। लेकिन वैसे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूसली उसको रब कर रहे हैं, तो वो एक पॉइंट आएगा जहां पर वो आग पकड़ लेगा, ठीक है, वो फायर कैच करेगा। तो आमतौर पर मशीन्स में ये काम ज्यादा होता है कि अगर जो है वो कंटिन्यूसली उनके पार्ट्स रब किए जाएं तो वो जो है वो फायर कैच कर लेते हैं। अब इसके बाद आपका मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है, कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन दैट आर मूविंग ओवर द अनदर आर प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड, ठीक है, कि मशीन्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को लुब्रिकेट कर दिया जाए, यानी उन पर प्रॉपर ऑयलिंग कर दी जाए, सही है, प्रॉपर ऑयल वगैरह लगा दिया जाए। इन मशीन the sliding of various parts is usually replaced by rolling. This is done by using ball bearings. देखें, बॉल बेयरिंग जो होती हैं वो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, ठीक है। आप मुख्तलिफ पार्ट्स को मशीन के स्मूथली मूव करने के लिए हम बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बॉल बेयरिंग्स जो हैं वो मशीन की मूव के अंदर के जो पार्ट्स हैं उसके वेयर एंड टियर के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उससे जो है वो पार्ट्स की मूवमेंट आसान हो जाती है, ठीक है। छोटी छोटी ये बॉल्स होती हैं जो कि बीच में लगाई जाती हैं दो पार्ट्स के दरमियान में। Where sliding is unavoidable, a thick layer of greasing material is used between the sliding surface. अब जैसे ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, अक्सर हमारे दरवाजे का लॉक वगैरह अटकना शुरू हो जाए, या कुंडी जो है वो सही से लगे ना, दरवाजे की, हमारे डोर्स की घरों में जो इस्तेमाल होते हैं, तो उससे हम करते क्या है कि उस कुंडी पर, उस लॉक पर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑयल लगाने की वजह से होता क्या है कि वो मटेरियल जो होता है उसकी सरफेस जो होती है वो ग्रीसी हो जाती है, और ग्रीसी सरफेस होने की वजह से सरफेस स्मूथ हो जाती है, और फ्रिक्शन जो बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर एक कुंडी नहीं लग रही, लॉक नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि वो उसका लॉक अटक रहा है। अटकता क्यों है? उसकी वजह यह है कि उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, बिकॉज उसमें रस्ट आ गई है, जंग वगैरह लग गया है। तो अगर आप उस पर ऑयल की लेयर लगाते हैं तो फ्रिक्शन जो है वो दोबारा से स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो हम जो है वो ग्रीस की मदद से या ऑयल की मदद से भी जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं।
The front of fast moving vehicle just like car, aeroplanes are made oblong to decrease air friction. देखें जितनी भी फास्ट मूविंग व्हीकल हैं उनके फ्रंट को अगर हम थोड़ा सा ऑब्लोंग कर दें, ऑब्लोंग का मतलब है थोड़ा सा उसमें से नोक बना दें, उसकी सरफेस जो है वो थोड़ी सी फ्लैट करके और उसकी आगे की सरफेस को जो है वो नोक टाइप का बना दें, तो उससे भी फ्रिक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जस्ट लाइक एक नॉर्मल कार में और एक स्पोर्ट्स कार में आप लोगों को फर्क पता होगा, ठीक है। नॉर्मल कार का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और स्पोर्ट्स कार का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। स्पोर्ट्स कार क्या होती है, आगे से बहुत ज्यादा फ्लैट हुई हुई होती है। क्यों? क्योंकि उसको स्पीड बहुत ज्यादा पकड़नी होती है, तो ज्यादा स्पीड की वजह से उसकी सरफेस ऐसी बनाई जाती है जो कि क्या हो, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगी। इसी तरह नॉर्मल बाइक और स्पोर्ट्स बाइक में फर्क होता है। स्पोर्ट्स बाइक की सरफेस जो होती है वो आगे से जो है वो जगह जगह से फ्लैट्स हो रही होती है। वो उसके सिर्फ डिजाइन नहीं होते बल्कि वो उसकी स्पीड को भी उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल भी होती है वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन आपकी इंक्रीज हो जाती है। बेटा यहां तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई स्टूडेंट्स। नो सर। सर आपने स्पोर्ट बाइक की एग्जांपल दी थी, उसको एक बार और बताएं। बेटा देखें स्पोर्ट्स बाइक में जो है, स्पोर्ट्स बाइक की जो सरफेस होती है आगे की वो थोड़ी सी घूमी हुई होती है, ठीक है। यानी जो है वो फ्लैट नहीं होती बल्कि कर्व सरफेस होती है उसकी, जबकि एक नॉर्मल बाइक जो होती है उसकी सरफेस आगे से फ्लैट ही होती है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स बाइक की सरफेस को थोड़ा सा कर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी स्पीड मेंटेन रहे, स्पीड वो ज्यादा अचीव कर सके, ठीक है। जस्ट लाइक एक फाइटर प्लेन में और एक पैसेंजर प्लेन में फर्क होता है, ठीक है। आप लोगों को दोनों का स्ट्रक्चर पता होगा कि फाइटर प्लेन जो होता है आपका वो आगे से बहुत ज्यादा फ्लैट होता है और उसकी एक चोंच सी भी निकली हुई होती है, सही है, बारीक सी नोक भी निकली हुई होती है। क्यों? क्योंकि फाइटर प्लेन को स्पीड ज्यादा जो है वो क्या करनी होती है, ठीक है, और उसको ज्यादा स्पीड करनी होती है, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन कम से कम हो। जबकि आपका जो नॉर्मल प्लेन होता है वो इतनी ज्यादा स्पीड पर नहीं होता। तो ये फर्क है कि आगे की सरफेस को अगर हम फ्लैट कर दें या उसको थोड़ा सा नोक निकाल दें उसमें से, तो वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद देता है। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है बेटा, बस तो फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर कल होगी। अल्लाह हाफिज।